हेलो एवरीवन, टिपिकल एस्पायरेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि जीएस पेपर 1 तो सॉल्व हो जाएगा, पर जीएस पेपर 2 जो सीसेट पेपर है वो कैसे सॉल्व होगा। तो बिकॉज बहुत लोग हो सकता है बहुत पहले मैथ्स किए होंगे, ठीक है, हम लोग स्कूल टाइम पे मैथ्स के जो बेसिक वो सब किए, उसके बाद इतना ज़्यादा मैथ्स पे हम लोग का प्रैक्टिस नहीं रहता है। तो एक इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि जीएस 1 सॉल्व करना है, उसके बाद सीसेट का पेपर सॉल्व करना है। तो सीसेट का पेपर को लेकर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हम लोग क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ते। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ मैथ्स का और थोड़ा बहुत रीजनिंग का पेपर सॉल्व करूंगा। करने के बाद दिखाऊंगा आपको कि जस्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के, विदाउट एनी, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करके, सिर्फ कॉमन सेंस, ठीक है, आप आराम से 27 से भी ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और इतनी ही चाहिए इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि 33% क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट क्वालिफाई राइट करना है, करेक्ट करना है इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, सिर्फ आपको उसको पास करना है, ठीक है। अगर आप 33% भी आंसर करेक्ट कर लेते हो तो आपका आराम से 67 मार्क्स आ जाता है, जो कि आपको चाहिए, इतनी मार्क्स चाहिए आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आराम से सिर्फ सिर्फ नो कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ मैथ्स करके दिखाऊंगा आपको विथ कॉमन सेंस, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इसको विथ कॉमन सेंस करके दिखाऊंगा कि आप कितनी इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है ना, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको आराम से उसको वीडियो को आप देखिएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए कि कैसे कॉम्प्रिहेंशन अप्रोच करना है। बट इस वीडियो में सिर्फ मैथ्स और सिर्फ रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा विथ सिर्फ कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ। कोई भी फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हाईटेक की जो लोग कोर्स बेचते हैं कि इतना सारे वीडियोस करो, 10 वीडियोस करो, 20 वीडियोस करो, आप बेसिक क्लियर करो, कुछ जरूरत नहीं। बस कॉमन सेंस यूज कीजिए और ये वाला वीडियो देखिए। आप आराम से नेक्स्ट ईयर के पेपर के लिए, जो अभी कुछ दिनों में नेक्स्ट ईयर का पेपर होने वाला है, ठीक है, आप आराम से जाके 1 जून में एग्जाम दीजिए, एकदम टेंशन फ्री होकर आपका पेपर आराम से क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट का जो कुछ क्वेश्चंस है ना, वो तो पूरा कंप्रीहेंशन का ही क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे मैथ्स के ऊपर। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट 29 का जो क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि रेफर द अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, मतलब ये वाला सीरीज, ठीक है, गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द वावल्स इन द above अरेंजमेंट आर प्रोसीडेड बाय ए सिंबल। मतलब कितने वावल्स के आगे सिंबल दिया हुआ है और कुछ नहीं। मतलब हम लोग को पता है वावल क्या है, कौन से वावल, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, ये वाले वावल्स है हमारे। तो कौन से वावल के पीछे, कौन से वावल के, मतलब वावल के आगे एक सिंबल दिया हुआ है। तो आप देखिए कौन से वावल के, देखिए ये ए आ गया, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, कोई भी सिंबल नहीं है। उसके बाद देखिए किसके आगे सिंबल है, ये आई है, आई के आगे 9 है, सिंबल नहीं है। उसके बाद देखिए ई है, ई के आगे एक सिंबल है, ठीक है। उसके बाद तो ये क्या हुआ, एक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ए, ई, आई, यू, यू के आगे एक सिंबल है, तो क्या होगा, 2 हो गया आंसर। क्वेश्चन क्या है, टिक मारिए 2, यही राइट करेक्ट आंसर है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, आपको इतना सीरीज देखोगे, ए स्टार 5 9, ये देखोगे तो आप मतलब देख के डर जाता है आदमी। बट इसमें इतना इजी क्वेश्चन है कि वावल के आगे कौन से वावल के आगे एक सिंबल दिया हुआ है, आराम से आपने देखा, सॉल्व कर लिया, आप आगे बढ़ो। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज गिवन बिलो। 30 का क्वेश्चन है, कौन सा सीरीज जो है इसमें गिवन बिलो में मिसिंग है, ठीक है, इसमें कौन सा सीरीज, मतलब एलिमेंट मिसिंग है इस सीरीज में। मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा, तो आप देखिए, मतलब नेक्स्ट इनमें इस ऑप्शन में से यहाँ पे क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए, बी, डी, मतलब क्या गायब है, यहाँ पे सी गायब है। आराम से देखिए, सी गायब है, ए, बी, डी, ई, एफ, जी गायब है, जी, एच, आई, जे, के गायब है, एल, एम, एन, ओ गायब है, क्यू, आर, एस गायब है। उसके बाद क्या होगा, यू, वी, डब्ल्यू, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। बट कौन से में देखिए ये गायब है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स होना चाहिए। हम लोग का अल्फाबेटिकली क्या होता है, इसका बाद क्या आता है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स आता है।
बट यहाँ पे सब जगह पे देखिए 2 के बाद एक ऑप्शन गायब है, ठीक है। तो कौन से में ये वाला गायब है, तो क्या होगा, यू वी एक्स, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप आराम से इसको देखिए आप, और कभी भी मान लीजिए कभी भी ये सब का क्वेश्चन आया ना, मैं आपको एक ट्रिक बता के देता हूँ, एकदम इजी ट्रिक है। इसको आप जब भी एग्जाम में जाओ, मान लीजिए ये अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। आप पहले एग्जाम में जाओ, जाने के बाद ही आराम से यहाँ पे लिख लो ABCDEFGHIJ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो अपने किसी को कोई एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आ रहा है, बट हमने यहाँ पे लिख लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप आराम से इसको देख 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 के बता सकते हो कि कौन सा चीज़ मिसिंग है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आप जाओगे ना, मान लीजिए आपका तो आएगा ही, एक ना एक तो आएगा अल्फ़ाबेटिकल आंसर, आप जाके ही लिख लो, 26 लेटर है फटाफट से लिख लो, अल्फ़ाबेट है 26 अल्फ़ाबेट है, फटाफट से लिख लो, लिख के आप आराम से बैठे रहो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम है, बहुत प्रेशर रहता है, तो ये आप जाते ही फट से लिख लो ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट, आप ये देखिए, ठीक है। जैसे व्हेन, ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे टिक क्या क्या नहीं देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दैट व्हेन द डिजिट्स विद इन द नंबर विद द फॉलोइंग नंबर आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ विच इज द लोएस्ट। यहाँ पे क्या बोला है कि व्हेन द डिजिट विद इन द नंबर फॉलोइंग नंबर आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लोएस्ट। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 है ना, 4 3 5 है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर वो डिजिट विद इन द फॉलोइंग नंबर, मतलब यही इसी को अगर हम लोग ने मल्टीप्लाई किया 4 3 5, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा, सबको अगर मल्टीप्लाई किया ऐसे ऐसे करके, तो सबसे लोएस्ट कौन सा बनेगा, यही आंसर है। अगर आप इसको देखोगे सब जगह पे, सब ऑप्शंस को अच्छे से देखो आप, ठीक है, सब ऑप्शन को अच्छे से देखो। अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन ना भी रहा, ठीक, जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, ये अगर नहीं भी रहा, तो आप क्या कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 60 हो गया आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मान लीजिए आपने ये वाला ऑप्शन आपने दिखाना, यहाँ पे सिंपल क्या होता है, 9 इंटू 0 इंटू 2 है, तो क्या होता है 9 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, तो यही सबसे लोएस्ट होगा। तो आपको बस देखना है कैसे भी 0 होता है क्या, अगर 0 हुआ तो वही आंसर होगा, उससे नीचे तो कोई होगा ही नहीं। और अगर मान लीजिए 0 नहीं भी रहा, अगर 0 नहीं भी रहा, तो 3 ही तो इंटू है यार, कितना टाइम लगता है ये, 2 2 जा, यहाँ पे देखो ना, 2 2 इंटू 4 क्या होता है, 2 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है, आप इसको फट से आंसर कर सकते हो। तो इजीली अगर आप मान लो अगर 0 हो गया तो ठीक है, अगर 0 नहीं हुआ तो आप बाकी सबको इंटू करके देख लो, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं, एकदम इजी कॉमन सेंस, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो, ठीक है, 32 है, ये फैमिली वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे पढ़िए कि रीता टोल्ड मानी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर, ठीक है। व्हाट इज द गर्ल रिलेटेड टू रीताज फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि नाम कौन सा है, देखिए डॉटर है, या ब्रदर इन लॉ है, फ्रेंड्स मदर है, ठीक है। और रिलेशन किसके साथ निकालने के लिए बोला है कि फ्रेंड्स मदर के साथ, मतलब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इक्वेशन ये वाला है। तो आप मानी को तो सबसे पहले निकाल दो, बस रीटा ने मानी को बोला है और कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में मानी का कोई काम ही नहीं है। आप देखिए रीटा टोल्ड मानी, ठीक है, रीटा ने सिर्फ मानी को बोला और कुछ काम नहीं है मानी का यहाँ पे। दैट द गर्ल, क्या बोला उसने, द गर्ल आई मेट यस्टरडे, मतलब रीटा ने मानी को क्या बोला, कल जो मुझे एक लड़की मिली थी बीच पे, वो मेरे दोस्त की मम्मी की जो ब्रदर इन लॉ मतलब जो हम लोग देवर बोलते हैं, ठीक है, देवर का बेटी है, ठीक है। मेरे दोस्त की मम्मी का देवर का बेटी है, वही है। दोस्त का क्या हुआ, आंसर क्या होगा, दोस्त का क्या होगा। मान लो मैंने रीटा को छोड़ दिया बीच में, मैं मेरा मम्मी का देवर मतलब मेरा चाचा,
चाचा का बेटी मेरा क्या होता है, चाचा का बेटी मेरा क्या होता है, कजिन होता है ना। हमेशा खुद को उस ऑप्शन में रखो, ठीक है। अगर खुद को इमेजिन नहीं करोगे क्वेश्चन इक्वेशन में तो कभी निकाल नहीं पाओगे, मेरा दोस्त ये वो करते जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा यहाँ पे जो दोस्त है ना, दोस्त के अपने आप करो, मेरा मम्मी की देवर, बदल लो देवर, देवर की बेटी, बेटी मेरी क्या हुई, मेरी मम्मी की देवर मतलब मैं चाचा, चाचा की बेटी मेरी क्या हुई, कजिन। तो कजिन, बस खत्म। इसको इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, आराम से देखो, देख के आंसर कर दो। पढ़ो अच्छे से, पढ़ो पहले क्वेश्चन, और खुद को रखो वहाँ पे, आंसर को खुद पे रखो। ये उसके बाद आप जाओ नीचे, जाओ आराम से। तो और ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, कि इसमें आप देखो क्वेश्चन सिर्फ, in a T20 match played between two team A and B, the runs scored by team A were 150, of which 120 runs were scored by the spinners। मतलब 150 रन हुए टोटल, उसमें से 120 रन एक स्पिनर ने, मतलब एक स्पिनर ने, स्पिनर्स ने किया है। मल्टीपल स्पिनर्स भी हो सकते हैं, स्पिनर्स ने किया है, ठीक है। मल्टीपल बैट्समैन जो स्पिनर्स है वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है, ऑप्शंस क्या क्या है कि कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, 4 ऑप्शन दिया है वहाँ पे। अगर आपको बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ठीक, कौन सा राइट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है, तो अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन, 80% ऑफ द टीम ए कंसिडर ऑफ स्पिनर्स, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसे आपको पता, हो सकता है फर्स्ट दो बैट्समैन जो उतरे ओपनर्स बैट्समैन वही स्पिनर है, उसने 120 रन कर दिया, ये भी तो हो सकता है। तो आप इसको श्योर बता नहीं सकते, इसका कोई मतलब ठोस एविडेंस नहीं है, ठीक है। ओपनिंग बैट्समैन ऑफ द टीम और स्पिनर्स, ना भी हो सकता है, ठीक है। कोई जैसे ओपनिंग किया उसको स्पिन, मान लो बॉलिंग ही नहीं करता हो, ठीक है, कुछ भी डाल रहा हो, फास्ट बॉलर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप कैसे बोलोगे इसको। वहाँ पे बोला वेयर स्पिनर्स, श्योर बोला है, पर हम लोग श्योर नहीं बोल सकते, ऑप्शन 2 का इनकरेक्ट है मतलब। तो उसके बाद क्या बोला, ऑल द स्पेशलिस्ट बैट्समैन ऑफ द टीम ए वेयर स्पिनर्स। अभी ये कैसे बता सकते हो कि ऑल द स्पेशलिस्ट बैट्समैन स्पिनर्स है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है वो आउट हो गए हो, स्पिनर्स एंड में आए, उन्होंने खेला, उन्होंने जिता दिया मैच, ये भी हो सकता है, ठीक है। श्योर नहीं है उसमें, वेयर दिया है मतलब श्योर बोला है ऑप्शन, तो हम लोग कैसे नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या, टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऑफ टीम ए फेल्ड इन द मैच। अभी ये कैसे बता सकते हो कि टॉप ऑर्डर फेल किया, हो सकता है टॉप ऑर्डर हो स्पिनर खेला, उसने जिता दिया, 150 120 मार्क्स 120 स्कोर कर दिया उसने, तो फेलियर कैसे बोल सकते हो सकता है बाकी के फर्स्ट 30 रन उसने किया हो, कुछ इसमें श्योरिटी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है देखिए, दैट कंक्लूजन 2 और 4 आर करेक्ट, मतलब श्योर करेक्ट है। यहाँ पे क्या बोला, कंक्लूजन 3 इज करेक्ट, एकदम यहाँ पे भी श्योरिटी देके बोला है। कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 आर श्योर करेक्ट, सब जगह पे श्योर करेक्ट बोला है एकदम। आर करेक्ट मतलब क्या, श्योरिटी देके बोला है, तो हम तो श्योर नहीं है ना। आप किसी को कोई भी इसको बता सकता है कि इसमें कौन किसने कितना स्कोर किया है, कुछ भी श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखा, नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, ये अच्छा है, बिकॉज हमको पता नहीं, श्योरिटी नहीं है किसी में आंसर। तो नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, ये वाला आंसर दी, ये इसका आंसर ओरिजिनल आंसर होगा कि नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे सब जगह पे बाकी सब ऑप्शन में उन्होंने श्योर दिखे बोला कि यही ऑप्शन है, यही इसी में ही आपको देना पड़ेगा, बट नहीं, हम कोई श्योरिटी नहीं बोल सकते, इसलिए नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, ये वाला आंसर का, वाला क्वेश्चन का आंसर ये है। बस इतना ही, ठीक है। इसको इतना आराम से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, दिमाग ठंडा रख के एग्जाम दीजिए, पानी पीजिए और आराम से एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, ठीक है। जैसे ही कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन आया ना, तो आप एक चीज़ सबसे पहले डायरेक्शन बनाइए यहाँ पे, ठीक है, आराम से बनाइए कि यहाँ पे क्या है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साउथ इज रिलेटेड टू नॉर्थ वेस्ट इन द सेम वे, और वेस्ट इज मतलब साउथ अगर नॉर्थ वेस्ट के साथ कुछ कनेक्शन है, मतलब ये कोई डायरेक्शन का कनेक्शन है या फिर कोई भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई कनेक्शन है, तो उसका क्या इन द सेम वे, मतलब सेम टाइप का वेस्ट का किसके साथ कनेक्शन है। तो आप देखिए कि साउथ, ये साउथ है और इसका कनेक्शन कैसा है, नॉर्थ वेस्ट के साथ ऐसे कनेक्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है इसका, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्शन नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्टेड है, तो उसका इन द सेम वे साउथ वेस्ट कैसे कनेक्टेड है किसके साथ, तो अगर आप यहाँ से लोगे, ठीक है, वेस्ट, तो ऐसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे हाफ सर्कल बना हुआ था, यहाँ पे एक हाफ सर्कल बना होगा, तो अगर यहाँ पे एक हाफ सर्कल बनाओगे तो क्या आंसर होता है, नॉर्थ ईस्ट, खत्म। कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए ये वाला इक्वेशन, कोई भी मतलब इक्वेशन, मतलब
टफ नहीं है, आपको बस पढ़ना है कि बताया क्या गया, आराम से पढ़िए उसको, ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लायन, एलिफेंट एंड एनिमल, ठीक है। मतलब इसमें कौन सा डायग्राम है जो लायन, मान लीजिए तीन तीन सर्कल है ना, तीन सर्कल है, इसमें एक लायन को डिनोट करता है, एक एलिफेंट को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, देखिए आप देखिए यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लेता है एक लायन है, एक एनिमल है और एक एलिफेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कुछ लायन तो एनिमल है बट बाकी कुछ लायन एलिफेंट एनिमल नहीं है। यहाँ पे भी सेम बोला है कि कुछ एलिफेंट्स एनिमल है बट कुछ एलिफेंट एनिमल नहीं है, कुछ एलिफेंट एनिमल है, ऐसा थोड़ी होता है। सब एलिफेंट बोलो, एनिमल लायन बोलो, सब तो एनिमल ही है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला गोला देखिए सर्कल है, एनिमल का सर्कल है, एनिमल किंगडम में आता है लायन और एलिफेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से आपने दिया, सॉल्व कर लिया, हो गया आंसर। अभी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये एकदम बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें लोग पता नहीं इसको क्यों इतना पेपर इसको टफ बोला है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप देखो अगर देख, एक गार्बेज ट्रक, ठीक है, एक गार्बेज ट्रक visits your locality every alternative day. You have observed that the trashman neither wear boots nor gloves while collecting garbage from the household. You will मतलब आपका एक्शन क्या होगा, आप क्या करोगे उसके बाद, आपका एक्शन क्या होगा यहाँ पे। इग्नोर द सिचुएशन, आप इग्नोर तो नहीं करने वाले, ठीक है, इग्नोर तो नहीं करोगे आप। अप्रोच द ट्रैशमैन एंड रिबक देम फॉर नॉट वेयरिंग एनी प्रोटेक्टिव गियर्स। आप उसको बोलोगे कि क्यों नहीं पहना आपने, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, आप थोड़ा डिफिकल्ट वे से बोलोगे उसको, ठीक है। उसके बाद आ गया कि अप्रोच द ट्रैशमैन एंड ऑफर सम मनी टू बाय बूट्स ग्लव्स। आप जाओगे, जाके उसको पैसा दोगे, पैसा देके आप कुछ ग्लव्स और बूट खरीदने के लिए बोलोगे। बट आप अगर ये वाला ऑप्शन देखोगे कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, नंबर 3 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप ये वाला ऑप्शन देखोगे कि डिस्क्राइब द सिचुएशन इन सोसाइटी सोशल मीडिया अकाउंट विद द फोटो ऑफ द सीन एंड टैग द लोकल म्यूनसिपैलिटी टू योर पोस्ट। आप क्या करोगे, उसको फोटो उठाओगे, ठीक है। उसको जूता ग्लव्स खरीदना आपका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी है कि लोकल म्यूनसिपैलिटी का ड्यूटी है कि वो जूता और ग्लव्स खरीद के दे, ठीक है। और अगर आपका ड्यूटी नहीं है ये वाला, तो क्या करोगे, आप उसका फोटो पिक्चर उठा के उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करोगे। तो देखिए आपका पैसा भी नहीं गया, आपने अपना एक्टिविटी भी कर दिया, उसको सोशल जो म्यूनसिपैलिटी बॉडी है उसको पता भी चल गया, तो वो उसके लिए एक्शन वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। तो आप इसका ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो नंबर 3 का ऑप्शन ये वाला है कि आप जाओगे, जाके उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करोगे। एक सेकंड, शायद कुछ इतना नीचे तो नहीं, क्वेश्चन 13 हम लोगों ने इतना क्वेश्चन तो नहीं किया, शायद बीच में से कुछ क्वेश्चन छूट गया है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन छूट गया 35। अगर आप मान लो 35 क्वेश्चन है, ये वाला क्या है, ये वाला देखिए आप 35 क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। और क्लॉक का क्वेश्चन आएगा, क्लॉक का ये क्वेश्चन आया तो क्लॉक का क्वेश्चन 110% आएगा। क्लॉक का एक लॉजिक मैं बता के देता हूँ, आराम से आप कर सकते हो क्लॉक का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 7 AM, सुबह के 7 बजे है, ठीक है। हाउ मेनी डिग्री विल द क्लॉक हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक विल शो 1 PM, कितने डिग्री घूमेगा जब 1 PM होगा, ठीक है। तो आप इसमें एक इजी आपको ट्रिक, मतलब इसका ट्रिक बता के देता हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए एक घड़ी है, आप सबको पता है कि घड़ी कितना होता है, घड़ी 360 डिग्री गोल होता है, ठीक है, 360 डिग्री गोल होता है घड़ी। मान लीजिए मेरा पीछे वाला घड़ी मत दिखे, वो 360 हैज़ अ स्क्वायर है, बट घड़ी तो पूरा गोल ही होता है ना, अराउंड 360 गोल है। घंटा कितना है इसमें, 12 घंटा है, ठीक है, 12 घंटा है। तो पर घंटे के बीच में जो कितने डिग्री का गैप होगा, अगर उसको आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो कितना निकलता है, 30 डिग्री निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 12 से अगर उसको डिवाइड करोगे तो क्या निकलता है, 30, 12 3 36, 30।
तो मतलब एवरी जो जो घड़ी है ना, उसका जो बीच के में जो गैप है उसमें 30 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, 30 डिग्री बनता है। अभी क्या बोला है कि अगर मान लो सुबह के 7 बजे, तो कितने टाइम घूमेगा वो, कितने, हाउ मेनी डिग्रीज विल द आवर्स रोटेट वन, शाम के 1 बजे गए, ठीक है। तो इजीली देखो, शाम के 1 बजने में और सुबह के जो 7 बजे है उसमें से कितना कितना नेक्स्ट डे, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट डे का शाम को 1 बजेंगे, तो कितना घंटा है, कितना घंटा, आप उसको देख लो। अगर आप उसको देखोगे कि सुबह के आज सुबह के 7 बजे, कल सुबह के 7 बजे में कितना 24 घंटा है, ठीक है, 24 घंटा। अभी सुबह के 7 बजे से 1 बजे कितना होता है, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटा, ठीक है। प्लस कर लो कितना होता है इसमें, 30, 30 घंटा होता है। और 30 घंटा होता है, 1 घंटे में आपको हम लोग को कितना कितना पता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री होने से आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करो, ख़त्म, ठीक है। आप उसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे, कितना निकलता है, 900 डिग्री निकलता है, आंसर 900 डिग्री। इजी, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी फॉर्मूला नहीं, बस याद रखना है कि 1 डिग्री में, घड़ी में 360 डिग्री होता है। एक घड़ी एक 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 2 घंटे 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। 360 डिग्री याद रखो भाई, 12 घंटा होता है, 24 घंटा सबको पता है, 360 डिग्री, इसको डिवाइड करो, निकल जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री निकल जाएगा। 30 डिग्री अगर निकल गया ना, तो जब भी कोई मैथ्स आएगा आराम से आप कर सकते हो। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, दैट द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। कि एक जो मैन्युफैक्चर यूनिट है उसमें, जो स्मॉल मैन्युफैक्चर यूनिट है उसमें इसका जो पूरा एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना खर्च होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है। मंथली एक्सपेंडिचर में साल का एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। आप इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट मार्जिन व्हाट वुड यू डू, मतलब पैसा अगर बढ़ाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कैसे आप खर्चा कम करोगे, कैसे क्या करोगे आप, कौन सा स्टेप लोगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सजेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ द करंट यूज रॉ मटेरियल्स विद लोअर कॉस्ट रॉ मटेरियल्स। एक बात याद रखना, आप दे रहे हो एपीएससी का एग्जाम, उसके बाद आप बनोगे एसीएस एपीएस ये सब बनोगे, आपको एथिकली बहुत करेक्ट होना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि मैं तो भाई दाल में पत्थर डाल कर दे दूंगा, चावल में पत्थर डाल के दे दूंगा, ये सब कर दूंगा, ये सब नहीं चलेगा। आपको ऐसा कुछ करना, आंसर देना पड़ेगा जो एथिकली करेक्ट हो, मतलब आप गलत नहीं हो सकते। तो आप ऐसे लो कॉस्ट वैरायटी तो नहीं दे सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट रिडक्शन ऑफ द मिसलिनियस ओवरहेड एक्सपेंसेस। मिसलिनियस मतलब क्या, जैसे रैंडम एक्सपेंसेस होता है, इसका कोई हिसाब मतलब होता है, छोटा मोटा छुटका सा एक्सपेंस, ठीक है। आप जा रहे हो कहीं पे, जहाँ पे आप मान लो ई रिक्शा से जा सकते हो, वहाँ पे आप कैब से जा रहे हो, ठीक है। जहाँ पे मान लो आप फैन से हो सकता है आप एसी चला रहे हो, तो ये सब होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फालतू का खर्चा कम करना है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको रखो, क्वेश्चन मार्क देकर रखो। सजेस्ट रिडक्शन इन द वर्कफोर्स। सजेस्ट रिडक्शन इन द वर्कफोर्स मतलब कि आप जो आपका एम्प्लॉय है उसको कम कर दो। अरे एम्प्लॉय तो रखा है ना, क्यों रखा है, बिकॉज उस एम्प्लॉय का जरूरत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एम्प्लॉय का जरूरत नहीं है, पहले से रखा है, एम्प्लॉय रखा है क्योंकि एम्प्लॉय का जरूरत है। अगर एम्प्लॉय कम कर दूंगा, अगर मैं अपना एम्प्लॉय कम कर दूंगा, तो एफिशिएंसी में भी प्रॉब्लम आएगा, वो एफिशिएंटली वो बिजनेस चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। सजेस्ट अक्रॉस द बोर्ड सैलरी कट, मतलब जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी कट कर दो। ये कोई भी बोलेगा कि आप जो भी मान लीजिए ऑफिसर है, वो बोलेगा कि आपका फायदा नहीं हो रहा, आप सैलरी कम कर दो, ये बोलेगा, कोई भी बोलेगा कि नहीं आप आने के लिए मैं भाई अपना एम्प्लॉय सैलरी कम कर दूँ, मुझे पैसा कमाना है, ये कोई नहीं बोलेगा। सबसे एथिकल जो क्वेश्चन आंसर है वो यही है कि सजेस्ट रिडक्शन ऑफ द मिसलिनियस, जो फालतू के खर्चे वो कम करो, ठीक। ये भी कितना ईजी क्वेश्चन है, आराम से आपने सॉल्व किया। अभी ये वाला देखो, ठीक है। ड्यूरिंग योर मॉर्निंग वॉक यू ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द आयरन मैनहोल ओवर द फुटपाथ इज मिसिंग। नाले में जो गटर का जो ढक्कन होता है ना, उसको मैनुअल बोलते हैं, वो मिसिंग है, ठीक। आप क्या करोगे, मॉर्निंग वॉक पे गए हो, वो वाला ढक्कन मिसिंग है, आप कंटिन्यू विथ मॉर्निंग वॉक एज इफ यू हैव सीन नथिंग। होगा, आप चल रहे हो, कुछ नहीं दिखा, ऐसे ही चले गए आप, कल को आप भी तो गिर सकते हो, ये तो होगा ही नहीं। कर्स द अननोन मिस्चिफ हु हैड रिमूव द कवर एंड कंटिन्यू विथ योर मॉर्निंग वॉक। जिसने निकाला उसको गाली दिया, 2 गाली दे के मैं चल दिया फिर से वापस, ये भी नहीं हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। पुट ए ट्विक और सम मार्कर्स ऑन द कवर्ड मैनहोल एज प्रिकॉशन अगेंस्ट द पॉसिबल मिसहैप एंड देन कंटिन्यू विथ द मॉर्निंग वॉक। बस उसको डंडा लगा के, उसको एक मार्किंग देके, होता है ना लोग रास्ते में कोई भी गड्ढा उड्ढा होता है तो पेड़ वेड़ लगा के चला जाता है, एक मार्किंग देके मैं अपना मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। बुरा नहीं है ऑप्शन, बट मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया, ये ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। फिर भी आप ठीक है रखो। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो।
put a marker on the uncovered manhole as a precaution against the possible missive. Alert the maintenance authority if possible and then continue your maneuver. ऑब्वियसली मार्कर लगा के जो अथॉरिटी उसको अलर्ट किया, उसके बाद मैं अपना मॉर्निंग वॉक पे कंटिन्यू किया, सबसे अच्छा ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है, यू सो सम किड्स स्टडीइंग इन योर नेबरहुड स्कूल थ्रोइंग गार्बेज ऑन द रोड. कोई पड़ोस का बच्चा है जो रास्ते में गार्बेज कर रहा है, ठीक है. इग्नोर द सिचुएशन इग्नोर करो, हो ही नहीं सकता, ठीक है. उसके बाद रिप्रेम द किड एंड आस्क देम नॉट टू लिटर ऑन पब्लिक ऑन फ्यूचर. उसको पकड़ो, उसको बोलो कि फिर से नहीं होना चाहिए ये वाला, ठीक है, ये काम फिर से नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं है, रखो इसको ऑप्शन को. फोर्स द किड टू क्लीन अप द लिटर. उसको पकड़ो, उसको बोलो अभी साफ करके देना पड़ेगा. ये भाई बहुत ज़्यादा दादागिरी होगी, ये भी हो नहीं सकता इसको. मेक ए विजिट टू द स्कूल एंड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑन सिविक सेंस एंड ऑल्सो ऑन द वर्च्यूज ऑफ द क्लीननेस. आप उसके स्कूल के प्रिंसिपल, यहाँ पे पहले बोला कि स्टडिंग इन द नेबरहुड, जो बच्चा पढ़ रहा है नेबरहुड में, तो आप क्या करोगे, उसके प्रिंसिपल के पास जाकर उसको बोलोगे कि बच्चे तो ऐसे, बच्चे तो उसको कुछ पता नहीं है, वो इसलिए तो बच्चा ही है वो. उसको स्कूल के प्रिंसिपल को बोलोगे आप अच्छे से पढ़ाओ, उसको समझाओ कि सिविक सेंस क्या होता है, कि रास्ते में चलते कैसे, सोसाइटी में कैसे रहता है, सिविक सेंस समझाओ. और क्लीनलीनेस का जो रास्ते में साफ सुथरा, उसमें क्या क्लीननेस, क्या फायदा होगा, तो ये वाला चीज़ समझाओ प्रिंसिपल को, जाकर आप बता के आओ, ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है. हो गया. अभी नेक्स्ट, यहाँ पे क्या लिखा, 3 persons are currently employed in a certain section of a office of which are in charge. 2 of the employees of the section are on leave today with your prior approval. पुट द फर्स्ट, मतलब 2 घंटे, यहाँ पे 3 पर्सन है जो काम करते हैं एक ऑफिस से, एक सेक्शन में, एक ऑफिस के एक सेक्शन में काम करते हैं, मान लीजिए अकाउंट सेक्शन में काम करते हैं, उसमें से 2 एम्प्लॉय आज लीव पे, आपके साथ अप्रूवल लेके गए लीव पे, ठीक है. हाउ आर यू रिसीव्ड ए हाफ डे लीव एप्लीकेशन फ्रॉम द थर्ड एम्प्लॉय ऑफ द सेक्शन. मतलब जो तीसरा बंदा बाकी है, उसने भी बोला कि मुझे आधा दिन करके कि मुझे घर जाना है, ठीक है. तो आपका अप्रोच क्या होगा, व्हाट डू यू, ऑफिसर बनने के लिए दे रहे हो ना एग्जाम, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि अप्रूव द लीव एप्लीकेशन इन द अप्रूव द लीव एप्लीकेशन इमीडिएटली उसको लीव एप्लीकेशन में अलाउ कर दूंगा, ठीक है. समन द एम्प्लॉय टू योर चैम्बर एंड इंक्वायर अबाउट द अर्जेंसी ऑफिस सिचुएशन, डिपेंड ऑन दैट यू विल डिसाइड वेदर टू ग्रांट हिम ऑन लीव और नॉट. उसको बुला के लाओगे, उसको पूछोगे कि अर्जेंसी क्या है, अभी बहुत अर्जेंट भी हो सकता है, कोई डेथ भी हो सकता है उसके फैमिली में, आप बोलोगे उसके अकाउंट संभालेगा, अच्छे से नहीं काम करेगा, तब उसको पूछोगे. बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, इसको रखो आप साइड में. रिजेक्ट द रिजर्वेशन, आपने बिना उसको बोले आप उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, उसको इतना भाव नहीं दिया, बस रिजेक्ट कर लिया. समनली रिजेक्ट द लीव एप्लीकेशन, टेक रिबुक द एम्प्लॉय फॉर हिज इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर. आपने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, उसके ऊपर से उसको एक्शन भी लिया उसके ऊपर, कि आपको पता है कि 2 एम्प्लॉय छुट्टी पे, आपने कैसे वापस अप्लाई किया छुट्टी के लिए. ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल, दोनों लास्ट जो ऑप्शन है बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है एक ऑफिसर के लिए. आपको पूछना पड़ेगा कि क्या इमरजेंसी है. मान जैसे मैंने बोला किसी में घर में किसी का डेथ हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना हो, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सिविक वाला आंसर यही है, ठीक है. तो ये वाला आंसर करेक्ट कीजिए, इजी, आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्लॉक का क्वेश्चन आ गया. मैंने बोला ना क्लॉक का क्वेश्चन आएगा. क्लॉक का क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है. क्लॉक आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक क्लॉक शोज द टाइम एज 8:30 को दिखाता है. मतलब 8:30 क्या होता है, ये अगर 9 हुआ, ये अगर 8 हुआ तो 8:30, ठीक है, AM. व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल मेड बाय द क्लॉक. मतलब 8:30 क्या होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ये 6, ये वाला 8:30. हमको क्या पता है कि 1 घंटे के बीच में, मतलब अगर मान लीजिए 8 से 9 के बीच में कितना 30 डिग्री का डिफरेंस होता है. तो यहाँ पे अगर मान लो क्या है, 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये देखिए, एक मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री. और अगर 60 डिग्री होगा ना, और 9 और 8 के एकदम हाफ में रहेगा ना, अगर 8:30 बज रहे कितना 9 और 8 का हाफ में रहेगा. हाफ मतलब क्या है, 15 डिग्री. 30 डिग्री हाफ 15 डिग्री. तो हम मान लीजिए अब 60 डिग्री और 15 डिग्री कितना होता है, 75 डिग्री. आंसर 75 डिग्री. ईजी किया आपने, आराम से चले गए आप. अगर मान लीजिए ऐसा 90 डिग्री होता, 90 डिग्री तो नहीं होगा ना, बट अगर 90 डिग्री होता तो कितना होता, तो होता 90 डिग्री, ठीक है.
पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है ना, यहाँ पे 15 बीच में ही है। बीच में अगर होगा तो 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा तो 15 डिग्री आप आराम से दो दो ऐड कीजिए, 30 60 और 15 75 डिग्री होगा। आराम से इसको कीजिए, एकदम टेंशन नहीं। देखिए आप देख रहे हो कितना इजीली, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे आप फॉर्मूलाज बोलते हो ना, नंबर सिस्टम का फॉर्मूला चाहिए, उसका फॉर्मूला चाहिए, इसका फॉर्मूला, ऐसा नहीं चाहिए। आप आराम से इसको बैठिए, थोड़ा ठंडा दिमाग से इसको क्वेश्चन को पढ़िए, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूरा ठंडा दिमाग के क्वेश्चन है। आराम से अगर पढ़ोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ P रिप्रेजेंट डिवाइड, ठीक है, मान लीजिए 9 है ना, यहाँ पे क्या है P है ना, P को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड। उसके बाद क्या है 3, उसके बाद S है, S क्या है, S रिप्रेजेंट X, X मतलब इंटू, ठीक है, 3, उसके बाद S 4, उसके बाद Q रिप्रेजेंट प्लस, ठीक है, Q 8, उसके बाद R रिप्रेजेंट माइनस, ठीक है, 7। ये होगा इक्वेशन, इसका इक्वेशन ये है। क्या यहाँ पर लिखा हुआ, पूरा एकदम लिखा हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि P का मतलब डिवाइड है, Q का मतलब प्लस है, ठीक है, R का मतलब माइनस है, R का मतलब माइनस है, और S का मतलब इंटू है, मल्टीप्लिकेशन। तो हमको पता है कि एक ही सिर्फ मैं बोलूँगा इसमें फॉर्मूला कि BODMAS BODMAS, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट करना है, उसके बाद डिवीजन करना है। अगर मान लो आपने इस पर डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4 3 12, उसके बाद क्या 8 7, उसके बाद आपको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। पहले आपने डिवीजन किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद एडिशन करना है। एडिशन क्या होता है, आराम से यहाँ पे 20 - 7, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सब्सट्रैक्शन करना है। 7 से अगर 27 क्या 13, आंसर आ गया। यहाँ पे आंसर नंबर डी है। तो एकदम इजीली, ठीक है, आप एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस डिवीजन से मैंने कर दिया। ये सिर्फ आपको सिर्फ याद रखना, BODMAS BODMAS, ठीक है। सबने स्कूल में सुना होगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, बस इतना ही। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर सिस्टम का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप ये वाला क्वेश्चन लिखिए, जहाँ पे लिखा है कि इफ राइनो इज कोडेड एस PFGLM, देन टाइगर विल बी कोडेड एस। मतलब क्या, अगर राइनो अगर ये बोला गया है तो टाइगर का आंसर क्या होगा इसमें से। तो मैंने जैसे बोला आपको, आप पहले ही लिख दीजिए ABCD। लिख लिया ABCD, आधा मिनट भी नहीं लगा, फट से लिख दिया आपने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, R अगर P है, R में यहाँ पे क्या लिखा, R अगर P है तो R क्या पे, यहाँ पे R, P कहाँ पे, ये वाला P, ठीक है। बीच में क्या माइनस गया, Q, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है उल्टा चल रहा हो सीरीज, एक बीच में एक एक छोड़ के हो रहा है, ठीक है, बाकी मिला देता है। मान लीजिए यहाँ पे G है, ठीक है, G के साथ अपने क्या मिला, F, सेम एक गैप है, आ गया आंसर। उसके बाद क्या है G, उसके बाद क्या है I, अगर I है तो आंसर क्या होगा G, सेम यहाँ पे G है, ठीक है, आराम से यहाँ पे G है। तो बीच में क्या मिस गया, H यहाँ पे बीच में मिस गया। तो हम लोग अगर बाकी सब भी देखें ना, जैसे N है, N अगर देखोगे तो बीच में क्या यहाँ पे L, बीच में क्या गया, M मिस गया, ठीक है। उसके बाद क्या है O है, O का बीच वो है, उसका अंदर क्या है M, बीच में N मिस गया। तो एक अगर यहाँ पे सीरीज क्या बोला है कि सिर्फ उल्टा चल रहा है, ABC Z से शुरू होगा सीरीज, ठीक है, काउंट करे वो लोग Z से काउंट करे, बीच में एक अल्फाबेट छोड़ के काउंट कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग टाइगर की बात करें, ठीक है, तो टाइगर क्या होगा, जैसे यहाँ पे T है ना, T में बीच में उल्टा काउंट करना, एक छोड़ना है, बीच में S छोड़ दिया R, ठीक है,
टी के साथ बीच में आर, तो आर कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है आर का। फिर भी हम बाकी सब आपके कंफर्मेशन पर देख ले, एक तो ऑप्शन एक ही हम मुझे श्योर पता है, फिर भी एक देख लेते हैं, ठीक है। आई है यहाँ पे, आई के साथ होना चाहिए जी, जी मिल गया यहाँ पे। उसके बाद जी है, होना चाहिए ई, ई भी मिल गया यहाँ पे। उसके बाद ई है, होना चाहिए सी, सी भी मिल गया यहाँ पे। उसके बाद क्या, आर है यहाँ पे, उसके बाद आर है, होना चाहिए पी, पी भी मिल गया। तो आंसर हो गया ये, इजी। आप जाते ही ये बात, जब भी कोई अल्फाबेटिकल का और ये आए मतलब क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ये बनाइए कि आराम से क्या बोले, मतलब सबसे पहले एबीसीडी लिखे वहाँ पे, लिखोगे तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कोई भी गिनना नहीं पड़ेगा। आधा मिनट का टाइम लगता है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत कीजिए आप। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मेरा कैमरे के लिए थोड़ा एंगल बिगड़ रहा है। यहाँ पे क्या दिखा है, ठीक है। इफ एक्स रीचेज द वेन्यू ऑफ ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर टाइम, मान लीजिए एक टाइम है, कोई भी एक टाइम है, 10 बजे का, मान लीजिए 12 बजे का टाइम है, ठीक है, और 12 बजे का टाइम है और 15 मिनट पहले, 15 रीचेज द वेन्यू बिफोर 15 मिनट्स बिफोर द टाइम, मतलब 15 मिनट पहले पहुंच गया वो, टाइम मीटिंग स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले पहुंच गया वो, ठीक है। वाई रीचेज द वेन्यू 30 मिनट्स लेट फॉर द मीटिंग, वाई आधा घंटा बाद पहुंचा, मतलब मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, वो आधा घंटा बाद पहुंचा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मीटिंग ओवर एट 11 AM, मीटिंग क्या हुआ 11 AM को खत्म हो गया, 30 मिनट्स आफ्टर वाई रीच्ड, ठीक है, 30 मिनट्स आफ्टर वाई रीच्ड मीटिंग खत्म हो गया। एट व्हाट टाइम एक्स रीच द वेन्यू, मतलब एक्स कब वेन्यू पे पहुंचा, एक्स वेन्यू पे कब पहुंचा। ये कितना इजी क्वेश्चन है। मान लीजिए 11 बजे मीटिंग खत्म हो गया, ठीक है, 30 मिनट्स आफ्टर वाई रीच्ड, मतलब वाई कितने बजे पहुंचा, वाई पहुंचा 10:30 बजे, 10:30 बजे 30 मिनट्स आफ्टर पहुंचने के बाद खत्म हो गया, 10:30 बजे वाई पहुंचा, 10:30 बजे अगर वाई पहुंचा, वाई ऑलरेडी आधा घंटा लेट है, वाई क्या बोला होगा यहाँ पे, वाई रीच द वेन्यू 30 मिनट्स लेट, तो आधा घंटा लेट है, मतलब मीटिंग कितने बजे थी, मीटिंग थी 10 बजे, ठीक है, 10 बजे मीटिंग थी। और क्या हुआ, अगर हम वाई एक्स की बात करें, एक्स 15 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब मीटिंग स्टार्ट होने से 15 मिनट, हमको पता चल गया मीटिंग कितने बजे थी, 10 बजे मीटिंग थी, 15 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कितना होता है 9:45 को पहुंच गया। इतना ईजी यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, माथा दिमाग ठंडा करो, क्वेश्चन को पढ़ो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अभी क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन है। ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ट्रेवल, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, एंड ट्रेवल ईस्टवर्ड, आपको पता है कि ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है, ईस्टवर्ड चला है 3 किलोमीटर, ठीक है, टू द पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, एंड देन टर्न लेफ्ट। अभी मान लो मैं चल रहा हूँ इधर से, ठीक है, सामने पॉइंट बी है, मेरा टर्न लेफ्ट क्या होगा, ऐसे होगा ना, लेफ्ट में होगा। तो अगर मान लो कोई इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है, तो उसका हाथ में ये राइट या लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट साइड में क्या होगा, इस डायरेक्शन पे चल रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड होगा, तो उसका ट्रेवल 4 किलोमीटर्स टू द लेफ्ट, ठीक है, टू पॉइंट सी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइंगल बन जाता है, 90 डिग्री ट्राइंगल बन जाता है। आपको बोला क्या ये वाला उसका फॉर्मूला, इसका निकालो, इसका एक फॉर्मूला आता है जहाँ पे बोला गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजल टू ए सी स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। बट मैं कोई फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, मैंने बोला इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने वीडियो में पहले ही बोला कि बिना फॉर्मूले के, ये एक मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये हो सकता है, मतलब देखिए स्मार्ट स्टडी इसको ही बोलते हैं, स्मार्ट एग्जाम इसको ही बोलते हैं। मैं नहीं बोलूँगा चीटिंग है, बट कुछ भी नहीं है, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आप कोई भी डायग्राम वाले, कोई भी डायग्राम की जो क्वेश्चन है उसमें कर सकते हो आप, ठीक है। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको आपका जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये वाला, ठीक है, इसको काउंट करना शुरू करो, ठीक है। इसको 1 काउंट करना शुरू करो, ऐसे बिठाओ क्वेश्चन पेपर पे, ऐसे क्वेश्चन पेपर पे बिठाओ, ये यहाँ से एक लाइन खींचो। मान लो मैंने क्वेश्चन पेपर पे मैंने स्क्रीन पे बिठा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा लाइन टेढ़ा बेढ़ा हो सकता है, स्क्रीन पे बैठा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है 1 2 3, ये कितना हुआ 3 किलोमीटर, 1 2 3,
1 2 3, A टू B, B टू C करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं उंगली बिठा नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे। एक, दो, तीन, चार, ये होता है 1 2 3 4, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। अभी मान लो आपने इसको ट्राइंगल बना दिया, फिर से यहाँ अभी इस पर काउंट कीजिए आप, ठीक है। फिर से उंगली बिठाए काउंट कीजिए, 1 2 3 4, कितना होता है 1 2 3 4 5 5। अभी देखो एग्जाम हॉल में आप स्केल अलाउड नहीं है, उंगली तो अलाउड है ना भाई, उंगली कैसे रख देंगे बाहर। तो यार ये जो दिया है ना भगवान ने, इसको यूज करो, इसको यूज करो आप, ठीक है। बिकॉज एग्जाम हॉल में आप जाओगे आपको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, स्केल नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप, मैं स्क्रीन पे बनाया इसलिए बहुत टाइम लग गया, पर अगर आप वहाँ पे बनाओगे, पेपर पे बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और इस ये वाला डायग्राम आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में मतलब सिर्फ ट्राइंगल के वहाँ पे हेल्प करेगा, स्क्वायर उसमें सब चीज़ में हेल्प करेगा। तो एक रेफरेंस लो, मान लीजिए आप इसको भी ले सकते हो, उस पर छोटी उंगली सबसे अच्छा है बिकॉज पेपर पे बैठ जाती है, उस पर लेके आप रेफरेंस करो तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और अभी नेक्स्ट पीओ वाला क्वेश्चन देखिए, बिलो इज अ सेट ऑफ 4 डायग्राम, 4 डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। और 4 डायग्राम में वेयर द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टीचर, मतलब स्क्वायर जो है वो टीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर, सर्कल जो है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द म्यूजिशियन, ठीक है। व्हिच ऑफ द डायग्राम जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कौन सा डायग्राम जो है स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, सम टीचर्स आर म्यूजिशियंस, कुछ टीचर म्यूजिशियन है, ठीक है। मतलब कुछ जो म्यूजिशियंस है, सम म्यूजिशियंस आर डॉक्टर, कुछ म्यूजिशियन जो डॉक्टर है, ठीक है। बट नो टीचर इज अ डॉक्टर, कोई भी टीचर डॉक्टर नहीं है, कोई भी टीचर डॉक्टर नहीं है। मतलब क्या है कि कोई भी टीचर, कोई भी स्क्वायर और सर्कल क्रॉस नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जस्टिफाई होता है, मतलब दोनों सर्कल बिकॉज देखिए दो टीचर भी म्यूजिशियन है और डॉक्टर भी म्यूजिशियन है, ठीक है। सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, सम म्यूजिशियंस आर डॉक्टर, ठीक है। मतलब डॉक्टर भी म्यूजिशियंस है, ठीक है। तो ये दोनों मतलब म्यूजिशियंस से मतलब ट्राइंगल के साथ डी तो स्क्वायर तो जा सकता है, ट्राइंगल के साथ सर्कल भी जा सकता है, बट सर्कल और स्क्वायर एक साथ नहीं जा सकता, बिकॉज नो डॉक्टर इज नो टीचर इज अ डॉक्टर, कोई भी टीचर डॉक्टर नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आप देखोगे तो ये वाला ऑप्शन देखो, ठीक है, कि सर्कल है, स्क्वायर टीचर है, ठीक है, और ये वाला डॉक्टर है, ये वाला म्यूजिशियंस है, कुछ टीचर म्यूजिशियन है, ठीक है, कुछ डॉक्टर भी म्यूजिशियन है, बट कोई भी टीचर डॉक्टर नहीं है। तो ये ऑप्शन मिल गया आराम से, टिक मत करो, आगे बढ़ो। हाँ अभी कोई भी देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है कि वर्क ए पर्सन वर्क्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस एट 7 AM एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू बी शेडो टू द राइट इन व्हिच डायरेक्शन ही वॉक्स। मतलब कोई आदमी सुबह के 7 बजे, ठीक है, अपने घर की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा कि उसका जो शेडो है वो अपने हाथ के राइट साइड में गिर रहा है। तो आप देखो कि आप पहले सबसे पहले बना दो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हम सबको पता है सन रेज ऑन द ईस्ट, वेस्ट सेट्स ऑन द वेस्ट, इसलिए तो ईस्ट साइड में सूरज निकलता है, इसलिए तो अरुणाचल में सबसे पहले मतलब सनराइज होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे कि मान लीजिए सुबह के 7 बजे तो यहाँ पे होगा सन ईस्ट साइड में, और उसका शेडो होगा उसका राइट साइड में। आपको पता है कि शेडो अगर मतलब सन अगर हम लोग के जिस साइड में होगा उसका अपोजिट साइड में शेडो पड़ता है, सन अगर लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में शेडो पड़ेगा। यही तो बात है ना फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन कॉन्सेप्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर इंसान, मैं सब पॉसिबिलिटी दिखा के देता हूँ। क्या फर्स्ट आप देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो कोई इस तरफ चल रहा है ना, तो उसका शेडो कहाँ, उसका आगे पड़ेगा,
मान लो उसका शेडो कोई इस तरफ चल रहा है, तो इसका क्या होता है, यहाँ पर राइट, यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा, राइट साइड में नहीं पड़ेगा। कोई मान लो कोई इंसान यहाँ पे चल रहा है, तो उसका शेडो कहाँ, उसके पीछे पड़ेगा। तो कौन सा डायरेक्शन में चलने से उसका शेडो पड़ेगा, तो अगर साउथ की तरफ चल रहा है ना, तो उसका शेडो पड़ेगा ना राइट साइड में, बिकॉज अगर साउथ की तरफ चल रहा है तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड होगा ना, तो उसका राइट साइड में पड़ेगा उसका शेडो। तो अपने आराम से क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग लगाया, कर लिया आंसर, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है, सेम। इफ रेट इज कोडेड एट 626 7, ठीक है, देन व्हाट, देन मॉन्क विल बी कोडेड एज, अगर मान दो रेट को बोला, इसमें भी फिर से बनाओ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ, ठीक है, बना दिया। तो अभी क्या है कि R इज कोडेड एज 9, ठीक है, R को 9 की तरफ बोला गया है। R कहाँ पे है, R ये वाला। अगर यहाँ से पढ़ोगे आप ABCDEFGHIJ, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नंबर का है R। पर अगर आप यहाँ से पढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आ जाता है 9, ठीक है। सेम ऐसे ए मतलब क्या, 26, लास्ट डिजिट क्या है, 26 लेटर्स है यहाँ पे, ठीक है। ए टी क्या है, 7 आता है क्या, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया टी। सिर्फ उल्टा करके काउंट किया है भाई, और कुछ नहीं। तो यार मोंग को क्या लिखा है, मोंग कौन सा नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होना चाहिए, है क्या आंसर, ये वाला आंसर है 14। फिर भी चलो एक मन की संतुष्टि के लिए एक और काउंट कर लेते हैं। 12 होता है क्या, देखिए ओ 12 पे आता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया 12, हो गया आंसर। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, मार्क करो, आगे बढ़ो। कितना इजीली हुआ ना, कितना ज़्यादा इजीली हुआ ये आंसर। अभी नेक्स्ट, आप पहले मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अगर हुआ ना, आप उसको लिख लो, ABCD लिख लो, आधा मिनट लगता है भाई। उसको आप दिमाग से काउंट करने जाओगे, उससे ज़्यादा हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, मिस भी होने का चांसेस ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फिगर बिलो। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फिगर बिलो, क्या हो सकता है इसका अंदर का मिसिंग नंबर, आप देखो, ठीक है। सिंपल, क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर होगा ना, सबसे पहले डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस है, ठीक है। 32 का अगर डिफरेंस देखो 20 के साथ, तो कितना होता है, 12। उसके बाद अगर 56 का अगर 32 के साथ डिफरेंस देखो तो कितना आता है, 24, ठीक है। उसके बाद 104 से साथ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो क्या कितना होता है, 56 का क्या कितना डिफरेंस आता है, 8, ठीक है। काउंट करके डालो भाई, ऐसे मन से नहीं डालना, मैं काउंट करके डालो। तो 9 से अगर 5 गया तो कितना होता है, 4, 48, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, अभी मान लो आप 200 से -104 कितना आता है, 96। तो आपने एक चीज़ फॉलो किया कि सब जगह पे इंटू होके जा रहा है, ठीक है, सब जगह पे इंटू होके जा रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आना होगा कि मान लो आप, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे कि ये तो बढ़ता ही जाएगा, यहाँ पे 400 बढ़ जाएगा यहाँ पे। और मान लो अभी क्या होगा कि 96 का इंटू 2 क्या होता है, 12, 19, 192। तो ऐसा क्या होगा कि वहाँ पे 192 आएगा। मतलब अगर मैंने 200 को अगर माइनस किया किसके साथ, तो 200 को अगर माइनस किया तो मैंने किसके साथ, 192 आएगा। मान लीजिए आपने इसको माइनस किया, 392 के साथ 200 माइनस किया, ठीक है, आएगा क्या, 192। बट 392 है क्या ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में, 392 ऑप्शन नहीं है। आप आराम से देखिए इसको, सोचिए दिमाग लगा के, 392 नहीं है। तो हो सकता है हम लोग को इस डायरेक्शन में ना आके उल्टा देखना चाहिए कि 3 अगर माइनस है ना, तो उसका अंदर क्या होगा, 6 हो सकता है। 6 कौन सा चीज़ के साथ, अगर 20 माइनस
क्या होने से 20 माइनस क्या होने से इसका 6 आएगा, 20 माइनस 14, तो आंसर हो गया यहाँ पे 14। कितना टाइम लगा, एक दो हार्डली 2-3 मिनट लगा, थोड़ा दिमाग से सोचना लगेगा। देखिए यहाँ पे आके कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। आप यहाँ तक आए, यहाँ पे आके आपको पता नहीं कि 96 तक आप आ गए, ठीक है। आपको पता नहीं है कि 90, अगर ये यहाँ पे 192 ऑप्शन रहता ना, तब जाकर टेंशन में आ जाता, क्योंकि 192 भी हो सकता है, ठीक है। 192 भी मतलब 192 अगर ऑप्शन मतलब 392 अगर चला जाता ना, 392 यहाँ पे ऑप्शन में होता तब कन्फ्यूजन हो सकता था, बिकॉज हम लोग नीचे जा रहे थे, हो सकता था। अगर 392 नहीं है ऑप्शन में, तो अगर 392 नहीं है तो आप अगर कंफ्यूज करो क्या होगा 392, शायद मैंने गलत किया, नहीं, आप ऊपर की तरफ देखो, हो सकता है उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है क्वेश्चन। तो उल्टा डायरेक्शन में अगर जाओगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि 20 है ना यहाँ पे, तो कितना, हाउ मच 20 माइनस कौन सा नंबर होने से आपका 26 आएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ डबल ऑप्ट कर रहा है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 2 96, ठीक है, डबल ऑप्ट कर रहा है। तो 12 का हाफ क्या होता है, 12 का हाफ होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का हाफ क्या होता है 6, तो क्या कौन सा नंबर होगा 6, 20 इंटू 14 करने से आता है 6। आराम से देखो आंसर मिल गया, ठीक है। ये वाला, सॉरी, अब ये वाला क्वेश्चन देखो फिर से, ठीक है। मान लो इसमें और इसमें क्या कितना डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है 4 और 10 के बीच में 6 और 10 के बीच में डिफरेंस है 4, ठीक है। 10 और 22 के बीच का डिफरेंस है 12, ठीक है। 42 और 22 का बीच का डिफरेंस कितना है 20। तो आपको बोलना है कि इसमें क्या होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो, अच्छे से सोचो, तो आपको लगेगा कि अरे भाई 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। 4 में अगर आप प्लस 8 करोगे तो 12 आता है, 12 में प्लस 8 करोगे तो 20 आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर कि 20 प्लस 8 करूँगा मतलब 28, ठीक है। 28 प्लस 42, क्योंकि ये 20 तो डिफरेंस है ना, 20 तो इस बीच का डिफरेंस है। 28 प्लस 42 करूँगा तो ये नंबर आना चाहिए। तो क्या होता है 28 प्लस 42 किया मैंने, कितना होता है 0, 70 आता है, बट 70 तो ऑप्शंस में नहीं है। तब क्या करना है आपको, आप सोचिए, आराम से सोचिए, देखिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा। नहीं, आप अच्छे से दिमाग लगा के देखोगे ना, तो आप देखोगे कि दैट अगर आप यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 क्या 12 होता है ना, बट 12 से अगर -2 करोगे तो कितना होता है 10, आया 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 10 इंटू 2 20 प्लस 2 करोगे 22, आया 22। यहाँ पे क्या होता है 22 इंटू 2 44, -2 करोगे, आया 42। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार माइनस, एक बार +2, एक बार -2। अभी क्या होगा 42 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 2 8 प्लस 2 86। आपको इसको देखो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ भी कोई नहीं बता सकता कि फॉर्मूला है कुछ। आपको थोड़ा सिर्फ इसको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा अच्छे से सोचना है, सोच के उसको अटेम्प्ट करना है, आपका आंसर श्योर राइट निकलेगा। कोई भी इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, लेवल assertion and reason. Diamonds are used for cutting glass, right? Diamonds have high reflection index. यहाँ पे क्या है, A is true but R is false, नहीं, R तो राइट है। रिफ्लेक्शन पता है ना आपको, मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे कोई लाइट लगी तो थोड़ा बेंड होकर जाते हैं, जैसे पानी में अगर कोई लाइट मारोगे थोड़ा बेंड होता है ना, वैसे ही रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे आएगा रिटर्न चलेगा, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। नहीं,
डायमंड में आपको पता है डायमंड कैसा होता है, ठीक है, डायमंड थोड़ा ऐसा टाइप का होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्स होते हैं, अंदर कोई लाइट जाता है तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह उस तरह किसी भी तरफ से निकल सकता है वो। तो क्या है कि ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स नहीं है, आर भी ट्रू है, ए फॉल्स नहीं है, ए तो ट्रू है, आर ट्रू, आर भी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे क्या ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या हाई इंडेक्स, डायमंड का इंडेक्स अगर रिफ्लेक्शन इंडेक्स हाई है, मतलब उस पर लाइट डाल के बहुत जगह पे घूम के निकलती है, तो इसलिए क्या ग्लास काटते हैं क्या? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। बट अगर आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये वाला राइट है, बिकॉज दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट नहीं है ना, समझिए। तो ये वाला क्वेश्चन आराम से इसमें टक टिक करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जब ग्राफ देखोगे ना तो लगेगा कि पता नहीं क्या है, ठीक है, ग्राफ देखोगे ना तो डर लग जाता है कि भाई ग्राफ आ गया है, ग्राफ में क्या होगा। बट क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन बिना क्वेश्चन पढ़े डरो मत, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डरना, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 मिनट थोड़ा दिमाग, हल्का दिमाग के सोच लो, उसके बाद देखना क्या होता है। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द ईयरली प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ द ट्रैक्टर कंपनी मैन्युफैक्चर, एक ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चर है, उसमें ईयरली प्रोडक्शन देखने कितना होता है, ठीक है। इन विच ईयर द कंपनी सफर्स द लोएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, मतलब लोएस्ट रेट, रेट मतलब क्या, परसेंटेज, ठीक है, मतलब कितना परसेंट से ग्रो हुआ, कितना रेट से ग्रो मतलब कितना परसेंट से ग्रो हुआ, ठीक है। तो लोएस्ट रेट ऑफ परसेंटेज कितना है, तो अगर आप देखोगे इसमें कि अगर ईयरली देखोगे ना तो देखो आप इसमें 100 यूनिट, 500 से 600, 100 यूनिट बढ़े, इसमें भी 100 यूनिट बढ़े, इसमें भी 100 यूनिट ही बढ़े है, ठीक है, इसमें भी 100 यूनिट बढ़े, इसमें भी 100 यूनिट बढ़े, ठीक है। तो सब जगह पे 100 यूनिट ही बढ़े, सब जगह पे 100 यूनिट ही बढ़े, बट हर साल में 100 यूनिट बढ़े, ठीक है। बट अगर आप रेट देखोगे ना, कौन सा रेट पे बढ़ा है, मान लीजिए 500 से 600, 500 से 600 यूनिट बढ़ा है, तो 500 से 600, पहले 500 यूनिट होता था, ठीक है, 2014 में 500 यूनिट, 2015 में 500 यूनिट होता था, 2016 में 600 यूनिट हुआ है, इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। 600 यूनिट हुआ है मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, अगर 500 से 600 यूनिट हुआ है ना, मतलब 500 से पहले 500 बनता था, 600 बना है, मतलब 100 ज़्यादा बना है, 100 अगर ज़्यादा बना है तो कितना बना है, 100 अगर ज़्यादा बना है ना तो बना है 20%, ठीक है। 500 का 20%, 500 का 20% मतलब 100 होता है। 500 पहले 500 बनता था, अभी 100, पहले 500 बनता था, अभी सिर्फ 100 ज़्यादा बन रहा है, पहले 500 यूनिट बनता था, अभी 100 ज़्यादा बन रहा है, 100 ज़्यादा बन रहा है, मतलब अभी टोटल 600 बन रहा है, 100 ज़्यादा बन रहा है, 100 मतलब क्या, 500 का 20% ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। अभी क्या बन रहा है, 600, उसके बाद 600 बनने लगा, 600 से 700 बना, बड़ा बन तो मतलब बड़ा सिर्फ 100 का है, डिफरेंस सिर्फ 100 का है, बट अगर 600 में से अगर 100 का निकालोगे ना तो कितना होता है, अराउंड कितना परसेंटेज होता है, देखिए तो 100 है, सॉरी 100 है, ठीक है, कितना डिफरेंस होता है यहाँ पे, 1600 समथिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है, 16% समथिंग का डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे जैसे ही जितना ऊपर जाओगे ना, पहले 20% होता था डिफरेंस, अभी 16% होता है डिफरेंस, और ऐसे धीरे 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 कम होता जाएगा। सबसे कम क्या होता है कि अगर 900 यूनिट पहले बनता था, अभी सिर्फ 100 यूनिट ज़्यादा बन रहा है, तो 1000 यूनिट गया है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे आता है। तो आप अगर देखोगे कि 20% का खेल है ना, परसेंटेज का, पहले सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखो यहाँ से 100 यूनिट ज़्यादा हुआ, 20% का ग्रोथ, यहाँ से 100 यूनिट ज़्यादा हुआ, 16% का ग्रोथ, बिकॉज 600 से 500 से 100 ज़्यादा मतलब 20% ज़्यादा, 600 से 100 ज़्यादा मतलब 16% ज़्यादा, तो ऐसे 700 से 100 ज़्यादा और कम, 700 800 से 100 ज़्यादा और कम, ठीक है, उसका 900 से 100 ज़्यादा और ज़्यादा कम, ठीक है। तो ये हो गया सबसे सबसे जो मतलब 2020 का जो मतलब रेट है, 20 का जो रेट है सिर्फ 100, हर जगह पे 100 ही बढ़ रहा है। आप पहले 900 बनता है, 900 से सिर्फ 100 ज़्यादा गया है, तो ये वाला आंसर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब
आंसर करेक्ट होगा ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ लास्ट के 20 में हुआ। पहले 900 बनता था, अभी भी 100 ही ज़्यादा बन रहा है। ग्रोथ का परसेंटेज सबसे कम है, आप ये सोचिए, ठीक है। कंपनी सफर द लोएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब सबसे कम रेट में ग्रो किया है उसमें। तो ये भी आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर से यहाँ पे डायग्राम आ गया। डायग्राम देख के डर लग जाता है भाई, डायग्राम क्या पता नहीं क्या आ गया, डायग्राम आ गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हिस्टोग्राम बिलो शो द कॉस्ट प्राइस इन INR, सेलिंग प्राइस इन INR, मतलब रुपीज में दिखा रहा है। द नंबर ऑफ द यूनिट्स सोल्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज द लास्ट ईयर financial report of the 4 products P1, P2, P3, P4 respectively, manufactured by the particular company. The company has highest margin for the return of product. यहाँ पे आपने क्या दिखा है, बोला कि लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट में एक जगह पे ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस यूनिट, ये वाला है यूनिट, मतलब कितना यूनिट बिका है, ठीक है। सब जगह पे 300 यूनिट ही बिका है। तो आप देखिए कि प्रॉफिट कितना है। अगर आप बनाने, कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने का प्राइस, बनाने में 50 रुपये गए, बेच रहे हो आप 100 रुपये में, कितना पैसा फ़ायदा हुआ, 50 रुपये का। यहाँ पे क्या बनाने में 75, बेच रहे हो 125 में, फ़ायदा कितना हुआ, 50 रुपये। यहाँ पे बना रहे हो कितना, 100 रुपये, बेच रहे हो 150 रुपये में, फ़ायदा कितना हुआ, 50 रुपये। यहाँ पे 125, 175, फ़ायदा कितना, 50 रुपये, फ़ायदा 50 ही रह रहा है। यहाँ पे क्या बोल, हाईएस्ट मार्जिन ऑफ रिटर्न, मतलब आप देख रहे हो कि रिटर्न जो फायदा प्रॉफिट जो है वो 50 का ही हो रहा है। तो यहाँ पे सोचो, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना ज़्यादा हो रहा है, कैसे सेम ही तो निकल रहा है, नहीं सेम नहीं निकल रहा है। यहाँ पे आप देखो कि 50 रुपये डाल के 100 रुपये निकल रहा है। 50 रुपये डाल के 100 रुपये का मतलब क्या है कि डबल हो रहा है, एक पूरा डबल, 100% डबल मिल रहा है प्रॉफिट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, 100 रुपये डाल के 150 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 100 रुपये डाल के 50 रुपये मिल रहा है। प्रॉफिट कितना, 50 रुपये मिल रहा है। 100 रुपये से बनाया 150 रुपये में बेचा, मतलब मिला कितना, 50 रुपये। 100 रुपये डाल के 50 रुपये मिला, तो 50% तक आ गया है वो प्रॉफिट, समझ रहे हो, 50% तक आ गया है वो। और जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा परसेंटेज कम आएगी। अपने बनाने में खर्चा ज़्यादा क्या है, खर्चा ज़्यादा क्या, अगर सेम रेट पे चलता ना, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर सेम रेट पे चलता, सेम प्रॉफिट का रेट पे चलता, तो 50 रुपये डाला, यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, पर हो रहा है कितना, 200 रुपये में बेचना चाहिए। 100 रुपये में, 50 रुपये में अगर सेम रेट पे चलता तो 100 रुपये में डाला, 200 में बेचना चाहिए, 100 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, डबल होना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर आप 50 रुपये में डाला, 50 रुपये डाल के 50 रुपये निकल रहा है, तो यहाँ पे डबल हो रहा है प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कॉस्ट डबल कहाँ पे हो रहा है, पहले प्रोडक्ट में डबल हो रहा है। जो P1 का प्रोडक्ट है ना, वही सबसे ज़्यादा डबल हो रहा है। तो ये भी खत्म। तो अब थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा, बोला क्या गया है, कैसे क्या हुआ है। डिफरेंस इतना दिखने में सेम ही लग रहा है कि 50 रुपये तो प्रॉफिट निकल रहा है भाई, सब में तो प्रॉफिट 50 रुपये निकल, बट आपने प्रॉफिट परसेंट देखना है। मैंने 100 रुपये डाल के 100 रुपये निकाला, ये बेटर है, 100 रुपये डाल के 50 रुपये निकाला, ये बेटर है, समझ रहे हो, कि 50 रुपये डाल के 100 रुपये निकाला ये बेटर है, 100 रुपये डाल के 150 रुपये निकाला ये बेटर है। अभी ये देखिए आप, कंसिडर द पाई डायग्राम बिलो शोइंग द मंथली एक्सपेंडिचर इन द रेस्पेक्टिव चिल्ड्रन, ठीक है। क्या बोला, रेस्पेक्टिव चिल्ड्रन का पाई डायग्राम निकाला, मतलब उसका एक स्कूल का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड बाय द मंथली फीस of the what is the percentage of monthly expenditure is constituted by the monthly fees and the cost of transport। मतलब आपको परसेंटेज निकालना है कि मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और मंथली फीस मिला के उसका कितना खर्चा होता है, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें इजी क्या है कि आराम से आप देखिए, फीस कितना है, मंथली फीस कितना है, 500, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कितना है, सो ट्रांसपोर्ट कितना है 500, फीस कितना है यहाँ पे, मंथली फीस 1500, ठीक है। मंथली फीस 1500, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये है उसका टोटल रुपीज़ में, ठीक है, इतना उसको खर्च होता है। अभी इसका टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंटेज, क्वेश्चन ये है कि टोटल एक्सपेंस का कितना परसेंट है, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं पाया। परसेंटेज निकालना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, टोटल जो इनकम है ना, टोटल जो एक्सपेंडिचर है कितना है, यहाँ पे होगा 2000, 3000, 4500 ऊपर लिखना है आपको, जो जिसका परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है, इंटू 100, ये है परसेंटेज का फॉर्मूला।
एक ही फॉर्मूला मैंने एक पे बताया, बाकी किसी ये बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसको माइनस भी, अगर माइनस ना भी करो, ठीक है, माइनस ना भी करो तो सबको पता है कि फिर भी आप माइनस कर दो, करने के बाद आराम से इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। 40 to 45% के बीच में ही निकलेगा, क्योंकि इसका हाफ ऑफ, बाकी सब 50% तो होगा नहीं, 40 to 45% के बीच में ही होगा आंसर। इसको अगर आप काटोगे तो अराउंड 44 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है 40 to 45% के बीच में। इसमें सिर्फ इसका परसेंटेज निकालना है, कुछ नहीं, एकदम इजी है। उसके बाद आप ट्रेन नहीं है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो आप, अब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए, आज से क्वेश्चन तक खत्म ही होने वाला है। अगर आप ये वाला देखोगे कि ए का प्रेजेंट एज इज 4 years मोर देन बी, ठीक है। अभी जो एज ए का प्रेजेंट एज है ना वो बी से 4 year, बी का जो 4 year मोर देन बी आफ्टर 6 years, मतलब अभी का जो प्रेजेंट एज है ए का, वो जो बी का 6 साल के बाद जो एज होगा, मान ली बी का 6 साल के बाद कोई भी अगर एज होगा, उससे भी मैं 4 साल बड़ा हूँ, उससे भी ए 4 साल बड़ा है। तो सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए प्लस बी, ए एंड बी टुगेदर इज 70 years, मतलब ए एंड बी का जो अगर प्लस सम ऑफ द मतलब प्लस करोगे तो 70 years निकलेगा। व्हाट इज द एज ऑफ द बी का एज क्या है? एकदम ईजी है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप उसको सिचुएशन वाइज, सबको सिचुएशन वाइज डालोगे ना इजीली हो जाएगा। सिचुएशन वाइज डालो उसको कि मान लीजिए 2010 चल रहा है, ठीक है, और इसमें बी का एज 10 साल है, बी का एज 10 साल है, ठीक है, बी का एज 10 साल है, और अभी 6 साल बाद मतलब क्या 2016 में बी का एज कितना होगा? 16 साल। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? ए का प्रेजेंट एज, मतलब ए का प्रेजेंट एज, अभी का जो एज है ना वो, मतलब अभी का एज मतलब 2010 का जो एज है ना, ठीक है, 2010 का जो एज है वो बी का जो 6 साल बाद है, मतलब बी का 16 एज 6 साल बाद कितना 16 साल है, उससे भी 4 साल बड़ा है, उससे 4 साल बड़ा है। मतलब क्या है, 14 से अगर 4 प्लस कर दोगे तो 20 साल, ये है ए का अभी का एज, क्योंकि क्या बोला है कि 4 years मोर देन बीस एज आफ्टर 6 years, मतलब बी का एज 6 साल बाद जो होगा, ठीक है, बी का एज 6 साल बाद 16 साल हुआ ना, अभी मैं 16 साल से भी 4 साल बड़ा है, एज 4 साल बड़ा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना गैप होता है? 20 हो गया, ठीक है। तो 20 अगर हो गया ना, तो अभी कितना गैप है उसमें? 10 साल का गैप है, ठीक है। अभी उसमें कितना साल का गैप है? 10 साल का गैप है। बी का उम्र कितना है? 10 साल है, ठीक है। बी मतलब ए का और बी का एज में कितना साल का गैप है? 10 साल का गैप है, बिकॉज ए का एज 10 साल है ना, तभी 16 साल हुआ, 6 साल बाद 16 साल हुआ, तो बी का एज 10 साल है, अब ए का एज 20 साल है, तो कितना गैप हुआ दोनों में से? दोनों में का गैप हुआ 10 साल का, ठीक है। एट प्रेजेंट 10 साल का गैप हुआ दोनों में से। तो अब हमको बी का एज निकालना है। बी में क्या बोला है? आप इक्वेशन को सिर्फ डालते जाओ, कुछ ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 70 years। हम लोगों ने क्या निकाला है कि बी और ए और बी में डिफरेंस कितना है? 10 साल का डिफरेंस है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना ए को बी प्लस 10, बी प्लस 10 मतलब ए हो गया ना, बी को बी के साथ 10 साल जोड़ काउंट कर दिया तो ए बन गया, ए का एज बन गया बी, ये तो पहले का बी है 70। तो कितना होता है आंसर? 2b इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 70 माइनस 10 60। तो बी का एज कितना निकलता है? 30। कोई भी फॉर्मूला नहीं, आपको सिर्फ ये निकालना था कि ए और बी का बीच में कितना गैप है। अभी ए और बी के बीच में गैप कितना निकालना, वो कैसे निकला कि आपने सिचुएशन क्रिएट किया कि अभी मान लो ए का एज 10, अभी 2010 है, बी का एज कितना है? बी का एज मान लो 10 है, 2016 में कितना होगा? 16 साल का होगा। अभी मेरा जो एज है वो 2016, अभी मैं कितना बड़ा हूँ बी से? अभी मान लो ए की जगह मैं हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ बी से कि 2016 में उसका जो उम्र होगा उससे भी मेरा 4 साल बड़ा है उम्र, ठीक है। 2016 में इतना ज़्यादा एज होगा ना, उससे भी मैं 4 साल बड़ा हूँ, ठीक है। अभी 2016 में तो कितना एज होगा? 16 साल का होगा, उससे भी मैं 4 साल बड़ा हूँ, कितना होगा? 20 साल का। तो 20 साल का है तो 20 साल का अगर है, मान लीजिए हमने क्या पकड़ा है, बी का एज 10 साल पकड़ा है, 10 साल अगर पकड़ा है तो कितना डिफरेंस हो? 10 साल का डिफरेंस हो।
तो हम लोग ए को B+10 लिख के पकड़ा तो ही हो गया, आंसर निकल आया आराम से, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, हो सकता है चेंज नहीं हो रहा है। द क्रूड ऑयल प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सस्टेनेबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, देखा हम लोगों ने। कंक्लूजन क्या क्या है? कंक्लूजन है द स्टेटमेंट 1 इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 2। हम लोग का यहाँ पे अगर पेट्रोल डीजल का नहीं बढ़ा है तो उसका ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में कैसे वैल्यूएशन कर सकता है? इंटरनेशनल मार्केट में हम कम तेल का थोड़ी हम लोग को मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं होगा ये गलत है। ठीक है, 1 गलत है, तो 1 गलत है तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो B2 इज द कॉज ऑफ स्टेटमेंट 1 इज इन इस इफेक्ट। देखिए, इंटरनेशनल इसमें क्या, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट हैज गॉन अप सस्टेनेबली। इंटरनेशनल का अगर पैसा का बढ़ा है ना तो हम लोग का इसमें तो बढ़ना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट रिमेन अनचेंज रहा है ना, तो कैसे बाहर का जो भी मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, किसी भी रीजन से वार चल रहा था, किसी भी रीजन से दाम बढ़ा है, हम लोग का यहाँ पे कैसे इफेक्ट किया? हम लोग का यहाँ पे इफेक्ट नहीं किया, इसलिए तो अनचेंज रहा है। अगर इफेक्ट करता तो हम लोग का यहाँ पे रेट बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे रेट नहीं बढ़ा, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो आप लास्ट बार बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्टिव इंडिपेंडेंट कॉज। ठीक है, इफेक्टिव है, सब सही है, पर इंडिपेंडेंट कॉज हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट 1 आर इफेक्टिव बट सम कॉमन कॉज कैसे हो सकता है भाई? इसमें क्या है कि हम लोग इंडिया में रेट नहीं बढ़ा है, इसमें बढ़ा है। तो अगर इसमें नहीं बढ़ा है तो सेम कॉस्ट कैसे हो सकता है? सेम रीजन के लिए दोनों थोड़ी हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट इंटरनेशनल रीजन के लिए होगा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रेट नहीं बढ़ा है, हम लोग का रीजन के लिए वजह से नहीं बढ़ा है। तो इसमें क्या है कि जो कॉज 3 है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉज। ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, हो गया आंसर, खत्म पेपर। तो देखते हैं हम लोगों ने कितना पेपर किया है अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 सम हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, 29 सम विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंशन आराम से हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। ठीक है, बिकॉज आप 29 अगर 29 सम सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको मिल रहा है आराम से मिल रहा है 72 मार्क्स, 72.5 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है आपके कट ऑफ मार्क्स से। तो आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, कंटिन्यूस देखिए और इसको आराम से सॉल्व कीजिए और दिमाग लगा थोड़ा ठंडा दिमाग सोचिए। मैं 2-3 दिन में एक कंप्रीहेंशन का वीडियो लाऊंगा कि कैसे कंप्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हो। और आप देखिए अभी तक 2 घंटे हुआ भी नहीं और आप इजीली पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट दिन एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है। कि मान लीजिए कोई भी मैथ्स नहीं आ रहा है तो कंप्रीहेंशन कैसे अप्रोच करना है इजीली। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं। और एक और वीडियो लाऊंगा कुछ दिन बाद जहाँ पे मैं एलिमिनेटिंग मेथड से देख के कैसे GS पेपर 1 APSC का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया जाता है
उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स है, आप आराम से उसमें बैठ के बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और एलिमेंटिंग प्रेशर एलिमेंट कर करके, अगर नॉलेज नहीं भी या फिर एकदम मिनिमम नॉलेज है फिर भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हो, इसके लिए एक अलग सा वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि जो भी इस साल APSC दे रहा है, जो भी नहीं दे रहा है उससे भी दीजिए, ठीक है, ताकि किसी का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।